सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आए हैं आज और काफ़ी टाइम लग गया स्लाइड्स प्रिपेयर करने में और कंटेंट प्रिपेयर करने में। तो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन पे लगातार तीसरा आर्टिकल आया है और हाई पॉसिबिलिटी रहती है जब भी कोई रिपोर्ट और ये सब चीज़ें आती हैं। सो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपसे जो प्रश्न हैं दैट कैन बी फ्रेम्ड, ख़ास तौर से मेंस के अंदर बहुत पॉसिबिलिटी रहती है इसमें प्रश्न बनने की। तो ये एक अच्छा टॉपिक है इकोनॉमी के अंदर, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। मालदीव्स के ऊपर जो चेंजिंग स्टैंड है मालदीव्स का वो थोड़ा सा देखेंगे। ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। डीप ओशन मिशन ये साइंस का टॉपिक है। इथिक्स एंड प्रिविलेज कमेटी इसी पर मेंस का क्वेश्चन है। पॉलिटी का टॉपिक है। रेलवे एक्सीडेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक है। तो इट विल बी अंडर जीएस पेपर 3 के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देन वी हैव क्लाइमेट फाइनेंस, ये आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है। देखो एक अभी जो मीटिंग भी होनी है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होनी है, तो इसमें बहुत सारे स्पेकुलेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे। मतलब उसमें ये सब बोला जाएगा कि ये हो सकता है, ये करना चाहिए। सो स्पेकुलेशन में कुछ नया होगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड आज कुछ पॉइंट्स हैं तो दैट वी विल डिस्कस। बट एक पॉइंट याद रखना है कि जब एक बार लेट द समिट टेक्स प्लेस और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, दैट विल बी मोर यूजफुल। वो ज़्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन की स्पेकुलेशन पे। तो एक बार होने के बाद जो भी आउटपुट है उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। सो दैट वी विल डिस्कस। क्वेश्चन आज का देख लो, काफ़ी सोच के आपको लिखना पड़ेगा। ये भी जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है और आपकी कॉपीज़ अभी चेक हो रही हैं। डे 7 वाली कॉपीज़ चेक हो गई हैं और कई लोग बहुत बाद में आंसर अपलोड कर देते हैं। तो उसमें देखो एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम पे ही आप आकलन सीरीज़ के अंदर अपना आंसर को अपलोड करें, ये ध्यान रखें। और डे 7 वाली कॉपीज़ चेक हो गई, डे 4 वाली कॉपीज़ चेक हो गई हैं, डे 5 की ऑलमोस्ट हाफ कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं आकलन सीरीज़ के अंदर। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था चेक करने में, इसलिए हल्का सा हम लोग मतलब डे 5 कल ख़त्म हो जाता और डे 6 की कॉपीज़ भी चेक हो जाती। बट आज वो टेक्निकल इशू विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और है ना, तो यहाँ पे इथिक्स कमिटी एंड प्रिविलेज कमिटी पे ये प्रश्न है, मे हैव ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन बट नॉट ऑलवेज। ये सेकंड आर्टिकल हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी ऐसे ही प्रश्न ये लोग पॉलिटी में बना देंगे अगले साल मेंस में, आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। ये इनका तरीका है पूछने का। तो ये ध्यान में रखें ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने फ्रेम भी इसी को ध्यान में रख के किया है। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर से डाउनलोड करें। लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, उन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया है और इससे अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पे फोकस काफ़ी अधिक है, चाहे वो एडवांस करंट अफेयर्स जो प्रीलिम्स का है और आकलन सीरीज़ पे काफ़ी अधिक फोकस है। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज आएंगे, और जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आएगा, करंट अफेयर्स के कोर्सेस आएंगे, IR का कोर्स है, एग्रीकल्चर GS के लिए कोर्सेस आएंगे। ये काफ़ी सारे जो है आपके कोर्सेस आएंगे। तो डेली आंसर जो रिव्यू है ये आप लोग ज़रूर से इसका हिस्सा बने। आप ऐप को डाउनलोड करके आकलन सीरीज़ का हिस्सा बन जाएं। आप अपने आंसर पोस्ट करना स्टार्ट करें, लिखना शुरू करें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ होगा। मैं कुछ कॉपीज़ बार बार देख रहा हूँ जो रेगुलर बेसिस में आंसर लिख रहे हैं, बहुत इंप्रूवमेंट है। मतलब विद इन 7 to 8 डेज़ काफ़ी इंप्रूवमेंट है। कुछ नाम भी मैं आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन लेट्स सी कि कितना समय तक वो कंटिन्यू रखते हैं। तो आपको देखना है कि जो चीज़ें जैसे कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं तो आई ऑलवेज हाईलाइट कि ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो इसका प्राइस भी बहुत ही कम रखा गया है। फिर ये देखो, ये इस कमिंग संडे को तीसरा टेस्ट होगा इसका, करंट अफेयर्स प्लस का, मतलब एडवांस करंट अफेयर्स का तीसरा टेस्ट है। 2 टेस्ट हैं तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनको आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू हो, टेस्ट को दें, कुछ नया दिखता है तो आप लोग उसको नोट डाउन करें। और मैं भी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ भी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब में ही शुरू करूँगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, दैट इज़ 5 AM सीरीज़ होगी। 5 AM सीरीज़ हो सकता है कल ही से वीडियो आ जाए आपका। तो 5 AM सीरीज़ में जो भी टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स से स्पेसिफिक MCQs के फॉर्मेट में हम लोग कवर करेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो वो भी शुरू होगी यूट्यूब के अंदर, इट विल बी देयर इन यूट्यूब। बाकी जो ऊपर चीज़ मैंने आपको दिखाई है तो वहाँ पे सब कुछ आपका सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट, हाउ कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कैन बी इम्प्रूव। दिस इज़ द आई थिंक 3rd आर्टिकल है। इस पर इन्होंने मेंशन भी किया है कि तीसरा आर्टिकल है इस सब्जेक्ट के अंदर। एंड क्योंकि ये तीसरा आर्टिकल है और इस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में फोकस किया गया है, तो वी नीड नॉट टू मिस द आर्गूमेंट्स विच आर बीइंग मेंशन्ड। और वही डिस्कशन मैंने
कई सारे ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझा रखा है और इसमें कुछ बातें हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो कार्गो की जब हम बात करते हैं, जैसे आप ये इमेजेस देख सकते हो, तो ये कार्गो है, जैसे ये सब लेकर जाना, ये सब लेकर जाना, ये सब कार्गो रेलवेज़ के द्वारा आपका किया जाता है। इन द सेंस कि और ये जो ट्रेन्स हैं इनके मूवमेंट के लिए आपके पास डिफरेंट रोड और रेल को मिला के यू हैव अ फ्राइट कॉरिडोर एज वेल। तो इसको आप इकोनॉमी सेक्शन के अंदर नोट करो अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया की अगर बात किया जाए तो करंट जो स्ट्रेटजी है, करंट स्ट्रेटजी की बात करें तो जो जर्नल कार्गो, कार्गो का मतलब जो सामान ट्रांसपोर्टेशन इंडियन रेलवे के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे जो पार्सल्स हैं दे आर मूव्ड बाय पैसेंजर ट्रेन्स और स्पेशल हैवी पार्सल वैन ट्रेन्स। पार्सल्स की अगर बात की जाए, जैसे अगर आप देखोगे कई बार जो ये ट्रेन्स होती हैं, नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं, पैसेंजर्स को जो कैरी करती है, तो उसमें एक डब्बा लगा दिया जाता है। तो ऐसा मान लो कुछ पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। अब ऐसा है कि एक डब्बा है, अब उसके लिए पूरी ट्रेन तो चलाई नहीं जा सकती है, तो जो पैसेंजर ट्रेन में एक डब्बा लगा दिया जाता है, तो वो पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, और जब बहुत ज़्यादा होता है या बहुत हैवी अगर पार्सल है तो उसके लिए आपके पास पार्सल वैन ट्रेन्स भी रहती है। अब ये जो अप्रोच है, ये इस पे इम्प्रूवमेंट के काफ़ी अधिक चांसेस हैं। अब यहाँ पे फुल पार्सल ट्रेन फेल बाय 15% एंड 18%, 8% रेगुलरली, मतलब ये दोनों जो है इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसमें हम एक डब्बा लगा देते हैं और दूसरा फुल ट्रेन रन कर रहे हैं, तो इसमें वी कैन से कि इसमें जो डाउनफॉल है वो देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक बड़ा रीज़न बताया गया है, उसके पीछे जो डाउनफॉल के पीछे जो एक बड़ा रीज़न इसमें हाईलाइट किया गया है, दैट इज़ द हाई टैरिफ। हाई टैरिफ मतलब काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस है वो बहुत हाई है, तो दिस हैज़ बीन हाईलाइटेड वन ऑफ द मेजर रीज़न, जिसकी वजह से वी कैन से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिवनेस रहता है। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह अगर उसे ट्रांसपोर्ट करना है और उसे खर्चा रोड से कम लग रहा है, तो ही विल प्रीफर द ट्रक्स के माध्यम से। उसे तो पैसे का मतलब है ना कि उसको खर्चा ना हो, क्योंकि अगर जितना ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आएगा तो उसके लिए उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। सो वो प्रीफर क्या करते हैं कि जहाँ पे पैसा कम होगा उसी चीज़ को प्रीफर किया जाता है। अब यहाँ पे ट्रक रेट्स की बात करें तो यहाँ पे लाइक एक्सेप्शन बीइंग कार्गो मूव टू डेस्टिनेशन इन द नॉर्थ ईस्ट, कई दूसरे हैं, टर्मिनल्स प्रॉपर नहीं हैं, वे ब्रिजेस नहीं हैं, है ना, जैसे आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सेसिव पीनल चार्जेस हैं, ट्रांजिट टाइम्स की अगर बात करें तो वो भी अनरिलायबल है, बुकिंग इतना आसान नहीं है, डिलीवरी मैकेनिज़्म, जैसे मान लो आपने ट्रेन से लेकर गए, फिर उसको जहाँ पे पहुँचाना है तो ट्रक्स तो बहुत क्लोज तक जा सकते हैं, गोडाउन तक जा सकते हैं, ट्रेन तो नहीं जा सकती है, और कई प्रकार के जो एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस आपके हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स वी कैन से कि जो ये कार्गो का सेगमेंट पार्सल वाला है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट के स्कोप बनते हैं। सो सस्टेनिंग अ डेवलप मार्केट इज़ डिफ़िकल्ट एज प्रेडेटरी प्राइजिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेडेटरी प्राइजिंग का अगर हम बात करते हैं, प्रेडेटरी प्राइजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अब कोई कहेगा, जैसे कोई अगर उसका चार्ज ले रहा है 10,000 रुपये और दूसरा कह रहा है कि 6,000 में ही हम कर देंगे, तो जो भी अपना ट्रांसपोर्टेशन कराएगा उसके लिए प्रेफरेंस क्या है, व्हाट ही विल प्रीफर, ही विल से कि ठीक है जहाँ से 6,000 उसको लग रहा है वो 6,000, ही विल प्रीफर 6,000, वाई ही विल पे 10,000 रुपीज़, ही विल सेव 4,000 रुपीज़। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग भी एक है बड़ा फैक्टर आपका बनता है। जैसे दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो जैसे खास तौर से सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो रोड ही है, रोड के माध्यम से जो कि कम पैसे के अंदर और चीज़ों को पहुंचा दिया जाता है। दे विल नॉट लाइक जो अबव फैक्टर्स हैं उसके कंटेक्स्ट में देखा जाए, सो पीपल विल प्रिफर टू गो बाय ट्रक इंस्टेड ऑफ रेलवे, उसके बजाय ये कहा गया। सो जनरल कार्गो उस पर देखा जाए तो बायर्स और सेलर्स बहुत सारे हैं, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बट जो शिपमेंट साइज़ है फ्यू टू हंड्रेड्स ऑफ टन, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, कोई छोटी छोटी चीज़ है, कोई कुछ ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जनरल कार्गो के। लेकिन जब हम शिपमेंट साइज़ की बात करें कि कितनी चीज़ को वो ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे, वो फ्यू हंड्रेड्स ऑफ टन्स तक ही रहते हैं। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जो जनरल कार्गो है इसकी 3 मेजर कैटेगरी, एक हाई टाइम सेंसिटिव, मीडियम टाइम सेंसिटिव एंड लो टाइम सेंसिटिव। तो हाई टाइम जो सेंसिटिव कार्गो है ये वैल्यूएबल गुड्स हैं, जैसे
बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पेरिशेबल, मतलब ख़राब हो सकते हैं अगर ज़्यादा समय लग जाए। एंड ये पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से ही इनको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका किया जाता है। फिर यहाँ पे 2 to 3 पार्सल वैन्स जो हैं पॉपुलर ट्रेन्स में अटैच आपका कर दिया जाता है। एंड ये भी एक तरीका अपनाया जा सकता है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे जो कोचेज़ हैं, कई बार जो कोचेज़ उसको आधे में डिवाइड करके आधे में पैसेंजर बैठे हैं, आधे में आपके कार्गो जा रहा है, या अलग से वैन जो है वो अटैच कर दिया जाए या डिब्बा अलग से अटैच कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन आपका किया जाता है। और जो मीडियम साइज़ और लो साइज़ की बात करें तो ये प्राइस सेंसिटिव है। एंड दिस कार्गो शुड बी मूव्ड अंडर द फ्राइट रेट्स। फ्राइट रेट्स के माध्यम से, मतलब जो नॉर्मल मालगाड़ी के माध्यम से इनका ट्रांसपोर्टेशन और जो भी रेट है उसके बेसिस पे रखा जाए। और ख़ास तौर से जो रोड का ट्रांसपोर्टेशन है उसका कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अगर सपोज करो, क्योंकि देखो जो मीडियम्स ये सेंसिटिव वाले हैं या लो सेंसिटिव वाले हैं, तो जो भी ऐसे गुड्स होते हैं उसमें प्रेफरेंस ये है कि उन्हें कॉस्ट ज़्यादा ना लगे। अगर कॉस्ट बहुत हाई है, मान लो रेलवे की वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, सो दे विल से कि ठीक है, दे विल प्रीफर गोइंग थ्रू रोड से वो लोग जो है प्रेफर करेंगे। तो शिपर शुड बी परमिटेड टू बुक इंडिविजुअल वैगन्स, ये एक अच्छा रहेगा। अब जैसे मान लो, ये हमने पिछले आर्टिकल्स में भी डिस्कस कर रखा है कि जैसे मान लो उसे पता है कि अच्छा ये एक डब्बा उसने बुक कर लिया। अब ऐसा ना हो कि उसका गुड्स जितना है उस, और जहाँ पे जो भी वो बुकिंग कर रहा है उसमें उसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। जो भी डब्बा है उस डब्बे को उसने बुक किया और उसमें अपना जो सामान है उसको वो ले गया। इंडियन रेलवे को जो है ये भी देखना है कि इनकरेज कार्गो एग्रीगेटर्स existing freight forwarder policy in long run, new kinds of stocks to optimize payload speed would also be required, which the Indian railway and rolling stock industries are fully capable to design and deliver। ये देखो, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात क्या है कि जब भी हम कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन की जो है बात करते हैं, तो जैसे कार्गो है, अब कार्गो की बात करें, जैसे मान लो एक सा सामान है तो एक डब्बा बुक किया गया है, तो कई सारे जैसे प्लेयर्स हैं जो इस कार्गो को ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, तो उनको साथ में एक डब्बे में उसको इंक्लूड करके और ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। प्लस एक स्पीड फैक्टर बहुत मैटर करता है कि चीज़ें टाइमली जो है रीच करें, लोडिंग और डीबोर्डिंग, फिर वहाँ से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ से, जिसके माध्यम से जो एक डेस्टिनेशन है वहाँ तक कैसे रीच किया जाए। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के प्रॉपर डिज़ाइन एंड डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4-5 पॉइंट्स जो है इसमें आपके कह सकते हैं, वी कैन से कि 4-5 पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं जो अगर हमें आइडिया है। पीछे 2 आर्टिकल्स हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, तो 4-5 पॉइंट्स इसमें बहुत मैटर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टैंस ऑफ मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑन इंडिया। अब ये थोड़ा सा इंडिया के लिए बहुत कंसर्न है, ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनता है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप मैप देखोगे इंडिया का, इफ़ यू कैन सी दिस मैप, अब इस मैप के अंदर अगर आप इफ़ यू कैन सी हियर, तो ये देखो ये मालदीव्स लोकेटेड है, दिस इज़ द मालदीव्स, ये हमारा इंडिया है और ये बे ऑफ बंगाल रीजन है। अब देखो ख़ास तौर से अगर आप देखो ये पाकिस्तान का रीजन है, यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस है, चाइना का प्रेजेंस यहाँ बढ़ रहा है, चाइना का प्रेजेंस यहाँ है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, अब ये मालदीव्स में है। तो अब पूरा का पूरा जो रीजन है ये पूरा इंडिया को तो सराउंड कर ही रहा है। प्लस इससे पहले वाली जो मालदीव्स वाली सरकार थी ना, वो सरकार आप कह सकते थे इंडिया के थोड़ा फेवर में थी। अभी जो सरकार आई है नई, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चाइना के प्रति टिल्ट है, और उसने मतलब उसका जो कैंपेन था वो था कि भारत के जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनको मालदीव से बाहर निकालना। सो पहले वाले का थे क्या इंडिया फर्स्ट, और अभी का जो एक आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने एक कैंपेन चलाई वो है इंडिया आउट। तो जो कैंपेन चलाई है इंडिया आउट वाले वो जीत गए। अब अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट्स इलेक्ट होकर आए हैं उन्होंने ये कहा कि हम धीरे धीरे जितने इंडियंस यहाँ से हैं उनको हटाएंगे। इवन इनके जिस पार्टी से आते हैं उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो पहले थे कि हम इवन वी विल रिटर्न द हेलीकॉप्टर गिवन बाय इंडिया। चाइना ने कह दिया होगा क्यों ले रहे हो इंडिया का, हम आपको अपना दे देंगे। अब देखो यहाँ पे, या हम आपको दे देंगे, तो यहाँ पे देखो ये इंडिया के बहुत ज़्यादा क्लोज में है, और इंडिया का जो कई सारी चीज़ें हैं जो खास तौर से इंडियन ओशन रीजन की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे मालदीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक लोकेशन लोकेट है। मतलब अगर आप देखोगे तो मालदीव्स एक बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड एरिया आपका बनता है। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में एक बार आप मुझे बताना वॉइस ठीक है, चीज़ें आपको विजिबल हैं, आप नोट्स क्लास में
में बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा अपने व्यू पॉइंट जरूर से दें। वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्लक्चुएशन या वॉइस कम हो या कुछ ऐसा है तो आप ज़रूर से बताएं। तो देखो मालदीव्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनता है, चाहे अगर आप देखो ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं उसमें इंडिया की क्लोजनेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक ग्रुपिंग है इंडो पैसिफिक, हम जो क्वाड के माध्यम से और क्वाड है और इसके माध्यम से जो हम डेवलप करना चाहते हैं, यूएस भी इन्वॉल्व है, उसमें भी मालदीव्स को देखा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। जब हम इंडो पैसिफिक रीजन को फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं इस रीजन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आसपास के सराउंडिंग देश है वो इंडिया के साथ रहें, इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। बट अभी जो इलेक्ट होकर सरकार आई है, इट विल बी अगेन इंडिया के लिए बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। तो मोहम्मद म्यूजू करके जो है ये आए हैं और इन्होंने ये कहा कि इंडियन ट्रुप्स को ये बाहर भेज देंगे। और ऑल्दो बोला तो यही गया कि हम चाइना से भी कुछ, हम चाइनीज़ का भी इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे। ये सब चीज़ें इनके द्वारा बोली गई हैं, लेकिन ये सिर्फ बोली ही गई हैं। चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है जिसके माध्यम से ये इलेक्ट होकर आपका आए हैं और ये कहा कि हम मालदीव्स की इंडिपेंडेंस और सोवेनिटी पे फोकस करेंगे। फिर एक डे वन इसमें ये एक प्रकार से इंडिया आउट कैंपेन भी रन जो है की है। और इससे पहले वाले जो थे मोहम्मद सोलिह, वो इंडिया फर्स्ट अप्रोच पर फोकस करते थे। अब इनका जो फोकस है वो इंडिया आउट अप्रोच है। अब मिलिट्री प्रेजेंस की बात करें, जैसे मालदीवियन जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, इसमें 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल है मालदीव्स में। जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है और 2 हेलीकॉप्टर इंडिया ने दिए हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल वहाँ काम करते हैं। एंड यहाँ पे मिस्टर म्यूजी की बात करें तो ये मतलब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है यामीन, अब ये तो बहुत ही हाई लेवल का पर्सन था जो इंडिया के बहुत खिलाफ था और इवन आप कह सकते हैं तो प्रो चाइना था। इवन ये कहा गया कि कुछ आइलैंड्स भी ये देने की बात कर रहा था चाइना को, और कई सारे मालदीव्स, क्योंकि मालदीव्स में हज़ारों आइलैंड्स हैं, वो चाइना को देने के लिए। और इनको ये रहता है कि भारत के लोग मालदीव्स जाते हैं, जैसे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ न्यूज़ में भी रहती है, तो हमेशा रहता है कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा मालदीव्स को विजिट करते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए चाइनीज़ बहुत, मतलब चाइना की सरकार ने ऐसे ऐसे पैकेजेस और सारी चीज़ें दी जिससे चाइना का जो टूरिस्ट हैं मालदीव्स में और अधिक आए। और ये भी कहा गया कि रेडिकलाइजेशन इंक्रीज़ करने के लिए भी काफ़ी किया गया, क्योंकि ये मालदीव्स भी क्या है कि जैसे एक रिलीजियस, आप कह सकते हैं कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन इस रीजन के अंदर इंक्रीज़ करने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे जैसे कई आइलैंड्स, उसमें कई ऐसे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा, और इनका प्रेजेंस भी कई आइलैंड्स में देखने को मिला। और यहाँ से ईजिली इंडिया का केरला का जो इलाका है, और जहाँ भी मतलब बात किया जाए तो इंडिया के रीजन में पेनिट्रेट ईजिली कर सकता है। अब ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न इंटरनल सिक्योरिटी में इंडिया के लिए बन जाता है खास तौर से। तो अब देखो प्रो चाइना टेंडेंसी, क्योंकि इनके जो बॉस पहले रहे हैं उन्होंने अपने काम पहले ही दिखा रखे हैं कि चाइना के प्रति कितना ज़्यादा इंक्लिनेशन था। अब यामीन है तो इसके ये जो आए हैं आपके, तो ये भी सिमिलर पाथ अपनाएंगे, ये भी है। और इवन ये तक कहा गया था पुराने बॉस के द्वारा कि इंडिया अपने हेलीकॉप्टर को ले जा सकते हैं। तो ऑल्दो ये जो प्रेसिडेंट है इनका ये मानना है कि हम ना प्रो चाइना है, ना हम प्रो इंडिया हैं, हम मात्र प्रो मालदीव्स हैं, ये बोला गया है। और इवन जैसे एंड ही विल नॉट अलाउ नाइदर चाइना नॉर इंडिया कि वो हमारे देश के अंदर उनका प्रेजेंस हो। बट यहाँ पे अगेन वी कैन से कि ये तो बोलने वाली बात है, चाइना के प्रति इंक्लिनेशन बहुत अधिक है, क्योंकि इनके बॉस जो पहले वाले हैं ऑलरेडी चाइना के प्रति जो प्यार है वो ऑलरेडी उन्होंने रिफ्लेक्ट कर चुके हैं। मतलब पहले की अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें यू विल अंडरस्टैंड। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन बांग्लादेश में भी अगर जो अभी पार्टी अपोजिशन में है वो पावर में आ जाए ना, तो वो भी प्रो चाइना बहुत है, इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग जो है उनके अंदर है। तो ये जब आपके लिए आपके फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ऐसी सरकार इलेक्ट होके आ जाए जो कि किसी देश के खिलाफ है, तो आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करते हो, ये एक चैलेंज रहता है। और मालदीव्स के कंटेक्स्ट में भी इंडिया को ये चीज़ देखना जो है पड़ेगा। तो मालदीव्स रिमेन्स सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनर इंडिया का एक रहता है। उसके बाद $1.4 बिलियन सोशो इकोनॉमिक सामाजिक डेवलपमेंट जो मालदीवियंस हैं उनको प्रोवाइड करना। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, खासतौर से इंडियन ओशन जो आइलैंड रीजन है उस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन चाइना के प्रेजेंस को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया अपना प्रेजेंस मालदीव्स में बना के
रखे। और इस कंटेक्स्ट में मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का भी हिस्सा है, जो कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ये 3 मेजर प्लेयर हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। एंड लेटर इसमें मॉरिशस भी इंक्लूड किया गया है। और एम क्या है कि इस रीजन के अंदर मैरीटाइम कोऑपरेशन हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कोलंबो सिक्योरिटी जो कोलंबो सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि जो कोलंबो सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इस कोलंबो सिक्योरिटी इनिशिएटिव के अंदर फोकस किया गया है कि इस पूरे रीजन के अंदर किस तरीके से जो मैरीटाइम कोऑपरेशन वो इंक्रीज़ किया जा सके। जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है, उस मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करने की बात की गई है इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर। अब इसमें इंडिया भी है, मॉरिशस भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव्स भी है। अब चाइना के प्रेजेंस को भी इस जगह पे हमें थोड़ा सा काउंटर करना है। अब कैसे करेंगे, दैट इज़ अगेन अ बिग चैलेंज फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज अभी प्रेजेंट जो इनकी ये सरकार है, ये जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, ये प्रो चाइना इनका काफ़ी इंक्लिनेशन देखने को मिलता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक आपका ई पेपर के अंदर आता है। ई पेपर देखो 2 तरीके के पेपर होते हैं, क्योंकि देखो जनरली जो नॉर्मल पेपर आता है, फिजिकल पेपर आता है, उसमें द हिंदू वाले भी ये सोचते होंगे कि अगर हम ये मतलब एक्स्ट्रा पेज डाल देंगे तो कॉमन पर्सन तो इसको पढ़ने वाले नहीं है। तो ये ई पेपर के अंदर जो फिजिकल पेपर का कंटेंट तो होता ही है, साथ में 1-2 पेज एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब इसमें साइंस के बहुत अल्टीमेट टॉपिक्स आते हैं, साइंस के, ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के। मंडे टू सैटरडे तक आता है और स्पेशल इशू फिर संडे को पब्लिश होता है, जो हम डिस्कस भी करते हैं। अब ये बहुत अल्टीमेट आप कह सकते हैं कि आर्टिकल है। एंड इसमें डीप ओशन मिशन पर चर्चा इन्होंने की है। तो इसको आप चाहो तो साइंस के अंदर भी नोट कर सकते हो, साइंस के अंदर आप जो है नोट कर सकते हो। अब थोड़ा सा जब मैं इसको पढ़ाऊँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट देना चाहूँगा, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा हम लोग चीज़ें समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो देखो, पहली चीज़ तो आप ये समझो कि कोई भी जो एरिया है, जैसे अगर इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द एरिया, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, रिसोर्स का। कहीं भी आप करते हो, जैसे मान लो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेस, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेस, अगर आप स्पेस की बात करो, सो स्पेस के केस में मतलब स्पेस में जो आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, वो उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर रिसोर्स भी है। मून पे हम जा रहे हैं बिकॉज हम वहाँ पे भी कई ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा आप कह सकते हो कि आप एस्टेरॉइड्स पे जा रहे हो, कई ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिसमें कई प्रकार के मिनरल्स होंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो विश्व इसी कंपटीशन में लगा है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। टूरिज़्म और सब फैक्टर्स तो हैं, हमारी सोलर सिस्टम से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग वो एक फैक्टर तो है ही, बट डिफरेंट रेयर मेटल्स मिनरल्स भी मिले, उस पर भी एक फोकस है। तो नासा इस एरिया में बहुत आगे है और हम भी इस एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्पेस टूरिज़्म भी एक बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि बड़ा मार्केट बनेगा फ्यूचर के अंदर। गगनयान और ये सब मिशन हम जो भेज रहे हैं उसके पीछे ये बड़ा फैक्टर भी है। अब दूसरा क्या है, वो है ओशियन एक्सप्लोरेशन। ओशियन एक्सप्लोरेशन एक और बड़ा फैक्टर आता है, ठीक है, ओशियन एक्सप्लोरेशन। अब जैसे मान लो समुद्र की तलहटें हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, पानी ही पानी है, सब जगह पे पानी ही पानी है। अब ये बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, मतलब किलोमीटर्स में आपको डेप्थ मिल जाएगी। अब जब आप नीचे जाओगे, यहाँ पे नीचे तक जब आप रीच करोगे, तो बहुत सारे यहाँ पे यू विल फाइंड डिफरेंट मेटल्स एंड मिनरल्स। बहुत सारे मेटल्स या जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे विश्व स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहा है, इसी तरीके से ओशन एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है, जिससे कि मेटल्स और मिनरल्स हमें मिल पाए। अब इस पूरे रीजन के अंदर कि कैसे हम समुद्र के अंदर जाके रिसोर्सेस हम यूज़ करें, इसके लिए हम डीप ओशन मिशन पर भी हमारा फोकस है कि हम इनसाइड एक सिस्टम डेवलप करें जो कि समुद्र के अंदर जाके डिफरेंट जो भी मेटल्स मिनरल्स हैं उसको वो एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आप ये भी समझने का प्रयास करें, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये इंडिया है। अब जैसे मान लो हमारा देश है, अब यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल रीजन है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन रीजन है, इंडियन ओशन रीजन। अब देखो जनरली क्या होता है कि सपोज करो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, वहाँ तो हम कुछ कर सकते हैं, मतलब हम एक्सप्लोरेशन और ये सब करेंगे तो हमें किसी की परमिशन नहीं लेनी है। लेकिन एज़ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी 1982, अगर 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड का एरिया है, तो अगर आप वहाँ एक्सप्लोरेशन करते हो तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में ये कुछ मेटल्स मिनरल्स के लिए ये परमिशन इंडिया को मिल चुकी है।
तो इसलिए हम और इस चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि वी हैव द परमिशन एंड वी वांट कि हम अपना जो प्रेजेंस है या एक्सप्लोरेशन है उस चीज़ को हम करें। अब देखो इसी कंटेक्स्ट में आप देखो, जैसे मान लो ये है, अब इस समुद्र के एकदम नीचे हम पहुंच गए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम एकदम नीचे तक पहुंच गए। नीचे तक पहुंचने के बाद जैसे ये है कई प्रकार का, ये इमेजिनरी है इमेज है, तो इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कौन से मेटल्स और ये सब प्रेजेंट है। जैसे मान लो निकल है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स प्रेजेंट है होते हैं, तो इन चीज़ों में ये सब प्रेजेंट है। तो ये सब हमारा फोकस है कि हम इन चीज़ों, ये चीज़ें हमें मिलेगी। सो इसे हम एक शब्द भी मेंशन करते हैं, दैट इज़ डीप सी माइनिंग। समुद्र के एकदम नीचे तलहटी में जाके माइनिंग करना। अब देखो समुद्र है, आसमान है, हर चीज़ तो हम कर लेंगे, पृथ्वी तो यूनिवर्स में लटकी हुई है। अब इसका क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा वो तो बात की बात है, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे डीप सी माइनिंग किससे, व्हीकल और रोबोटिक्स के माध्यम से। फिर यहाँ पे खासतौर जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, इसमें का निकल है, कॉपर है, कोबाल्ट और मैग्नीज जो है वो प्रेजेंट है। एंड ये लगभग 380 मिलियन टन तक प्रेजेंट है। एंड ये भी कहा गया कि ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, इसका डेवलपमेंट करना। फिर कैसे मैराइन रीजन की जो रिसोर्सेस हम उसको सही से यूज़ कर सकते हैं, उस पर फोकस करना। ओशन का सर्वे करना। फिर जो एनर्जी है फ्रॉम ओशियन वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पानी को कैसे डिसैलिनाइज कर सकते हैं, फिशरीज़ किस तरीके से की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें फोकस आपकी, मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेके हम डीप ओशन मिशन के तहत काम करेंगे। अब इसमें देखो जो डीप ओशन मिशन है ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन इंडिया के लिए बन जाता है। एंड लगभग 6000 मीटर, लगभग 6 किलोमीटर नीचे तक हम जाएंगे। एक सबमर्सिबल डेवलप करेगा, ऑलरेडी चाइना इस पर काफ़ी काम कर चुका है। सबमर्सिबल का मतलब हो गया कि इंसान को लेके वो काफ़ी नीचे तक चीज़ें जा सकती हैं, और रोबोट्स के माध्यम से भी पूरा जो समुद्र के नीचे लगभग 6 किलोमीटर तक विथ क्रू मेंबर नीचे जाया जा सकता है। अब इसमें जैसे इसके 6 मेजर पिलर्स है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहला, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जिसके माध्यम से समुद्र के नीचे माइनिंग आपकी की जा सकती है, लगभग 6 किलोमीटर तक का जो रीजन है। उसके बाद ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज डेवलप करना। एंड यहाँ पे जैसे मान लो, क्योंकि ओशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओशन हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर क्लाइमेट शेप करने में। तो ये सब क्या फ्यूचर में क्लाइमेट होगा, इसको शेप, इस चीज़ पर आप कह सकते हैं कि हम इस पर भी हम काम करना। तो इसके लिए हम एक इस मिशन के तहत क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज डेवलप करेंगे। फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, कैसे एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है डीप सी, समुद्र के एकदम नीचे जो बायोडाइवर्सिटी उसको कैसे कंजर्व हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उस पर फोकस करना, ओशन सर्वे करना, एक्सप्लोर करना, कई प्रकार की चीज़ें, जैसे आप कह सकते हैं कि हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स, ये जो कंपोनेंट्स है समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, मिनरल्स जो ये प्रेजेंट है, इनको देखना। खास तौर से जो मिड ओशनिक रिज है, मतलब आप मानो कि एक प्रकार की जो रिज है, रेज्ड एरिया समुद्र के बीच में जो इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंट है, उसको एक्सप्लोर करना और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे मिनरल्स और इन सबको भी देखना। तो ये सर्वे करने का भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर एनर्जी को हार्नेस करना, कैसे समुद्र से हम फ्रेश वाटर ले सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसको देखना। फिर मैराइन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी ये इस्टेब्लिश करना इस एरिया के अंदर। तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, जैसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली किससे रिलेटेड है कि समुद्र में जो मैराइन सिस्टम है, या आप कह सकते हैं समुद्र के अंदर जो सिस्टम है उसको कैसे हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओशियन के अंदर जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन सबको देखने के लिए आप अलग से मैराइन स्टेशंस और हब्स जो हैं वो आप डेवलप करोगे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं डीप ओशन मिशन के, ये 6 मेजर पिलर्स हैं जिसमें इस मिशन में काम किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इवन जब हम न्यू इंडिया 2030 डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमने ब्लू इकोनॉमी पे फोकस कर रखा है। कोर ऑब्जेक्टिव ब्लू इकोनॉमी दैट इज रिलेटेड विद द मैराइन रीजन, मतलब समुद्र से जो रिलेटेड है, दैट इज़ अ ब्लू इकोनॉमी। इसमें फिशरीज़ है, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आगे पहले हमने डिस्कस किया। अब ये भी कहा गया कि 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशन में डिकेड ऑफ ओशन साइंस के रूप में डिक्लेयर किया। अब आप खुद देखो कि हमारे जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे हम जो है और चीज़ें करना चाहते हैं,
और चीज़ें जो है हम स्पेस में जाना चाहते हैं, हम ओशन में जाना चाहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, बहुत सारी जगह पे हम जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये जो मिशन है इसमें ये प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के अंदर आएगा। एंड यहाँ पे इस मिशन के तहत ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करना ये फोकस किया गया है। ब्लू ट्रेड मतलब ये व्यापार, जहाँ ब्लू शब्द लिखा मतलब इट इज़ रिलेटेड विद द ओशन। तो यहाँ पे ट्रेड करना, ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं उनको हम व्यापार कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर करना चीज़ों को, है ना, जो कि इनसे रिलेटेड है। और कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ये सब जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो साथ में इस एरिया के लिए काम कर रही हैं। मतलब जो डीप ओशन मिशन है उसके ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कई सारी ऐसी जो संस्थाएं हैं वो आपकी काम कर रहे हैं। अब इंडिया ने जैसे समुद्रयान है, जैसे हमने गगनयान किस लिए बनाया, हम स्पेस में, आप कमेंट सेक्शन बताओ कि जो गगनयान है उसको हम कहाँ भेज रहे हैं, कितने हाइट में हम भेज रहे हैं, कमेंट सेक्शन बताओ। इसी तरीके से समुद्र के अंदर जाने के लिए हमने समुद्रयान की बात की है। ये समुद्रयान वॉज इनिशिएटेड, इसे 2021 में इनिशिएट किया गया है और इसके माध्यम से क्रू को हम भेज सकते हैं समुद्र के नीचे। मतलब जो एक आप कह सकते हैं कि एक क्राफ्ट टाइप बनाया जाएगा जो कि समुद्र के नीचे जाएगा, उसका नाम आपका समुद्रयान रखा गया है। अब इसमें कई चीज़ें हैं कि जब नीचे जाएगा तो बहुत तरीके के जो पॉली मेटेलिक नोडुल्स हैं, मतलब आप मानो कि एक बड़े से है जिसमें बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स प्रेजेंट है समुद्र के नीचे, तो इनको ही आइडेंटिफाई करना होता है। और इसी से फिर हम क्योंकि समुद्र के एकदम सरफेस में प्रेजेंट होते हैं ये, तो वहीं से फिर हम माइनिंग करके, सी माइनिंग करके और इनको निकाल सकते हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें कई सारी परमिशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कॉपर, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट के लिए वी हैव द अथॉरिटी कि हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में, और परमिशन भी हमें इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के तहत मिला है। अब यहाँ पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की बात करें तो इसमें कॉपर, मैग्नीज, निकल, आयरन, कोबाल्ट ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, लगभग 5000 मीटर डेप्थ के अंदर है। एंड यू हैव अ सल्फाइड जो कि 3000 मीटर तक आपका प्रेजेंट है इंडियन ओशन रीजन में। मतलब ये डिफरेंट जो मिनरल्स हैं दे विल बी ऑफ अ ग्रेट यूज़ फॉर इंडिया, और ये एक डेप्थ तक आपके दे आर प्रेजेंट जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो स्पेस और ओशन एक्सप्लोरेशन, ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। स्पेस और ओशन, जैसे आप गगनयान को स्पेस में भेज रहे हो, समुद्रयान को नीचे समुद्र के अंदर जाएगा। अब इसमें कई प्रकार के चैलेंजेस, ये कहा गया कि जब हम समुद्र के अंदर चीज़ों को भेज रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक और जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्पेस के अंदर इजीली कार्य कर सकते हैं, बट यहाँ पे देयर इज़ हाई चांसेस कि वो काम ना कर पाएँ, जो भी है। फिर उसके बाद लैंडिंग एक बड़ा चैलेंज होता है, ऐसी जगह लैंड करके जिसमें मान लो कुछ बहुत ऐसी, क्योंकि ओशन के सरफेस में क्या है हमें नहीं पता ना, ऐसी प्रॉब्लम आपको स्पेस में देखने को नहीं मिल रही है। अब वो जहाँ भी लैंड किया वो सरफेस बहुत मडी हुई, जैसे ही लैंड किया क्यों वेट तो हो गई, जैसे ही लैंड किया वो बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। एंड बहुत सारा पावर और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई चीज़ हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड ये भी कहा गया कि जैसे मान लो हम यहाँ बैठे बैठे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मान लो हम कहते हैं ना, जैसे हमारे पास एक कंट्रोल सेंटर हमने बेंगलोर में बना लिया और उससे फिर हम किसी मिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी रोवर और ये आता है, रोबोट्स हैं या लैंड जो हमारा करेगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स प्रेजेंट है उसके माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं एक लिंकेज इस्टेब्लिश करके। बट समुद्र में ये जो वेव्स हैं ये प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो फिर कंट्रोल कैसे करोगे? तो इसमें आपको फिजिकल लेवल पे जो वहाँ प्रेजेंट है उसके माध्यम से ही कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा। फिर विजिबिलिटी एक बड़ा है, नेचुरल लाइट की बात करें तो वो उतने नीचे तक नहीं जा सकती, पूरा नीचे अंधेरा ही रहता है, और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, प्रेशर है, बहुत हाई लेवल ऑफ प्रेशर उस चीज़ में पड़ता है, और वो बहुत अधिक आप कह सकते हैं कि डेडली भी हो सकता है। हाई प्रेशर आया और वो ब्लास्ट भी कई बार हो जाता है, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी भी बहुत आपकी रहती है। फिर आपके पास मत्स्य 6000 करके है, ये इंडिया का फ्लैगशिप डीप ओशन ह्यूमन सबमर्सिबल है, मतलब इंसान को ले जाने के लिए ये एक मिशन है। अब ओशन बेड तक रीच करना, लगभग 6000 मीटर तक रीच करना, इंसान को कैसे हम ले जा सकते हैं? अब इसमें 3 क्रू मेंबर्स होंगे और उनको लेकर जाया जाएगा, वो जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद सैंपल कलेक्ट करेंगे, और इसका मेन एम क्या है? एक्सप्लोर करना, कि हमारे जो समुद्र है उसको एक्सप्लोर करने का मेन एम है। तो आपको ये मत्स्य 6000 भी
याद रखना है। अब यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान ऑलरेडी ये चीज़ आपका अचीव कर सके हैं। हम अगर ऐसे अचीव कर रहे हैं, हम फोर्थ देश जो है वो बनेंगे। एंड वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, आप ये देखो कि अगर आपसे पूछे कि जैसे मान लो डीप सी माइनिंग है, जैसे डीप सी माइनिंग है अगर, तो डीप सी माइनिंग कैसे इंडिया को फैसिलिटेट कर सकता है उसकी इकोनॉमी में, या आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे फैसिलिटेट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप फोकस कर रहे हो, है ना, तो क्योंकि देखो 21वीं जो सदी है वो क्या है, वो एक इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे 21st जो सेंचुरी है आपकी, जो 21st सेंचुरी है, इस 21st सेंचुरी में 21st जो सेंचुरी है, इस 21st सेंचुरी के अंदर ये क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंचुरी है। इट मीन्स इसमें क्या, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का डिमांड बहुत अधिक रहेगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट होंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, इनका डिमांड बहुत रहेगा। अब इसमें जैसे बहुत चीज़ें आ जाएंगी, आपको सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं, आपको स्पेस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने हैं, ऐसे ही आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनानी हैं। तो ये सब चीज़ें क्या, इनके लिए आपको बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स, ख़ास तौर से रेयर जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, मेटल्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये है। और जैसे हम इसको बोलते भी हैं, दैट इज़ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो देश जिसके पास ये सब मेटल्स और ये सब हैं, वो इन सब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट में आगे निकल जाएगा, इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल जाएगा। तो हमें देखना है कि मान लो जहाँ से कहीं से मिल रहा है तब तो ठीक है, बट हमें भी ये देखना है कि हम भी अपना एक आत्मनिर्भरता लेकर आएँ। और इसके लिए फिर जो ये डीप सी माइनिंग है ये इम्पॉर्टेंट बन जाती है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। मैथ 6000 कई बार फीचर भी पूछ लेते हैं। इसमें 3 ह्यूमंस आपके आ सकते हैं। उसके बाद अब 3 ह्यूमन का भी वो है ना, बहुत ज़्यादा हैवी टाइप लोग नहीं जा सकते हैं इसमें। लाइक 28 टन्स तक लिया जा सकता है। फिर ऑक्सीजन सप्लाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड। टाइटेनियम एलॉय का इसमें इस्तेमाल जो है वो किया गया है। इसमें प्रोपेलर है मूवमेंट के लिए, जिससे वो आगे बढ़ता है, नीचे जाएगा। इसमें कैमराज़ हैं, 12 कैमराज हैं, 16 लाइट्स हैं, और लिथियम पॉलीमर बैटरीज का इस्तेमाल आपका किया गया है। और एकॉस्टिक फ़ोन और मॉडेम के इस्तेमाल से कम्युनिकेशन जो है वो किया जा सकता है। फिर नेविगेशन और पोजिशनिंग सिस्टम भी है, जिससे कि जहाँ ये जाना चाहता है ये आपका वो उसको आप कह सकते हैं कि वो मूवमेंट सही से हो सके। तो ये सब पॉइंट्स भी ध्यान रखें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। एंड आपका ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो चैनल है जहाँ भी मौका मिले इसको बारे में शेयर करें। सौरभ पांडे CSE ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। एडवांस करंट अफेयर्स का जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तीसरा टेस्ट इस संडे को है, तो उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करें। अगर आप 24 की तैयारी करें उसको प्लीज़ मिस ना करें, डिले ना करें। 5 AM सीरीज़ जो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के, वो जल्द से मैं शुरू करने जा रहा हूँ और वो प्रीलिम्स तक आपका चलेगा, ठीक है, चाहे कितने लोग भी देखें, बट हम उसको कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब के अंदर, ठीक है। यूट्यूब के अंदर फ्री सेशंस रहेंगे, तो जिससे कि क्या एडवांस करंट अफेयर्स के डिफरेंट आयाम जो पढ़ने वाले हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। चलो, इथिक्स, पार्लियामेंट्री कंडक्ट एंड इंडियन MP, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा टॉपिक है ये। टॉपिक आपका पॉलिटी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड इट अंडर पॉलिटी सेक्शन। अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेम हो सकता है। और इसमें इथिक्स और एंड प्रिविलेज कमेटी के ऊपर कुछ बातें बोली गई हैं। ये दूसरा आर्टिकल है इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि एक MP हैं वेस्ट बंगाल से, उस पर एलिगेशन लगा है कि पैसे लेके क्वेश्चन पूछना। तो अब हम देखो पॉलिटिकल डिबेट पे तो नहीं जाएंगे, क्या सही क्या गलत है वो अलग बात है। अभी हमें जो देखना है वो है इथिक्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी के बारे में चर्चा करना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें कही गई हैं। पहला कहा गया है, इट मस्ट बी क्लैरिफाइड एट दिस पॉइंट कि कोई भी MP अगर पैसा लेके क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर पूछता है तो ये क्या है, ये उस पर जो मतलब कह सकते हैं इस कंडक्ट को जो कंसीडर किया जाएगा ये होगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द हाउस। कि पैसे लेके क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये क्या है कि डिग्निटी ऑफ द हाउस के खिलाफ होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि इट इज़ अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और ये प्रिविलेज कमेटी के पास जाना चाहिए। सो जनरली ये कमेटी ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन को रिफ़र किया जाता है। प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद रिपोर्ट सबमिट की जाती है, और अगर है तो उसमें फिर हाउस से हटाया जा सकता है, जो भी MP है उसको, उनको हटाया भी जा सकता है। और इससे कुछ आप कह सकते हैं कि केसेस भी हैं, जैसे 1951 में SD मुदगल करके है, तो बोला गया कि ये किसी बिजनेसमैन से करके क्वेश्चन इन्होंने जो है पूछा है किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। फिर एक स्पेशल कमेटी है, उसने सब आइडेंटिफाई किया, करने के बाद ये पाया गया कि हाँ ये बात सही है, तो इसको हटाने का रिकमेंड करने की बात की गई, लेकिन उससे पहले इन्होंने रिज़ाइन कर दिया।
मतलब ऑफिशियली रिकमेंडेशन के बेसिस में अभी तक किसी को हटाया नहीं गया, बट यहाँ पे क्या पता था कि हटाना ही पड़ेगा, तो पहले ही रिज़ाइन कर दिया। जो कंप्लेंट है एमपीज़ का, जैसे मनी को इस्तेमाल करके और फिर कोई भी पार्लियामेंट्री वर्क करना, प्रोसीड करना, तो ये सब चीज़ें प्रिविलेज कमेटी या स्पेशल जो कमेटी है हाउस के द्वारा अपॉइंटेड बाय द हाउस फॉर दैट पर्पस, उसको रिफ़र किया जाता है। एंड ये जो केस अभी चल रहा है, इसको प्रिविलेज कमेटी की जगह इथिक्स कमेटी को किया गया है। इथिक्स जो है वो कमेटी को रिफ़र किया गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ओपिनियन है कि इट हैज़ टू बी रिफर टू द प्रिविलेज कमेटी रादर देन द इथिक्स कमेटी। अब इथिक्स कमेटी और ये सब के बारे में एक आर्टिकल हमने पहले भी 2-3 दिन पहले डिस्कस कर रखा है, तो ये भी ध्यान रखना है। इथिक्स कमेटी की लोकसभा की बात करें तो ये अभी हाल की कमेटी है, 2000 के अंदर ही आई है। एंड ये अनएथिकल जो कंडक्ट है एमपीज़ के, अनएथिकल जैसे मान लो सर्टन रूल्स रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उस बेसिस पे जो कंडक्ट है वो होना चाहिए एमपीज़ का। अगर वो नहीं होता है तो उसको फिर हम इथिकल कमेटी को रिफ़र करते हैं। सो ये भी है। उसके बाद व्हाट इज़ अनएथिकल, ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है। जैसे अनएथिकल क्या हम कहेंगे, अब इसका कोई वो नहीं है, कोई कैसा भी कर सकता है और कहे कि अनएथिकल है या नहीं है, तो वो मतलब क्योंकि डिफाइंड ही नहीं कि अनएथिकल होता क्या है, तो ये फिर कमेटी पे ही है कि किसी को कंडक्ट को अनएथिकल रखना है कि आपका नहीं रखना है। पार्लियामेंट्री जो प्रोब है, मतलब पार्लियामेंट जो प्रोब करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, और जुडिशरी के माध्यम से जो प्रोब होता है वो दोनों डिफरेंट है। तो जुडिशियल बॉडी की बात करें तो यहाँ पे ये एज इन द स्टैट्यूट एंड रूल्स एंड इज कंडक्टेड बाय जुडिशियली ट्रेंड पर्सन। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो जो कि एक्सपर्ट नहीं होते हैं। पार्लियामेंट की पावर भी है कि वो स्क्रूटनाइज कर सकता है एग्जीक्यूटिव एक्शन को, मतलब सरकार के एक्शन को, जो कि क्योंकि सरकार पार्लियामेंट में अकाउंटेबल भी है। एंड यहाँ पे इट ऑल्सो हैज़ द पावर टू पनिश दोज इंक्लूडिंग इट्स ओन मेंबर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर एंड डिग्निटी। ये पार्लियामेंट के पावर, पहली चीज़ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सरकार को अकाउंटेबल कर सकती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर देर इज़ अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और जो डिग्निटी है, ऑनर है, जो हाउस है उसका, वो अगर अफेक्ट होता है तो वहाँ पे पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू पनिश ऑल्सो। इवन जो मेंबर्स हैं उनको भी, सरकार को भी अकाउंटेबल कर सकते हैं, और जो मेंबर नहीं है उनको भी। अब यहाँ जो मेथड पार्लियामेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है इन इन्वेस्टिगेशन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जुडिशरी। पार्लियामेंट के पास इन्वेस्टिगेटिव वर्क थ्रू इट्स कमिटी विच फंक्शन द रूल्स ऑफ द हाउस। मतलब अगर पार्लियामेंट अगर कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेटिव वर्क करता भी है तो आपके पास डिफरेंट कमेटी है, उसके माध्यम से ही किया जाता है। अब इसमें जनरली जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको एग्जामिन किया जा सकता है, किसी को बुलाया जा सकता है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक्सपर्ट्स के व्यू पॉइंट लिए जाते हैं। तो ये तरीका होता है। जब भी इन्वेस्टिगेशन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा तो उसमें कोई पुलिस नहीं आएगी, उसमें खास तौर से जो मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उनके एक कमेटी बनी होगी या फिर स्पेसिफिक जो पहले से कमेटी बनी हुई होगी, उनके द्वारा ही चीज़ें देखी जाएंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स है या ओरली कोई किसी को बुला के वो अपना व्यू पॉइंट कमेटी को दे सकते हैं, ये सब रहता है। कमेटी एग्जामिन करती है जो कंप्लेंट है अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द हाउस, और जो भी मेंबर ऑफ द हाउस है वो अपने एडवोकेट के माध्यम से कमेटी के सामने आ सकते हैं। जो भी कंप्लेंट है उसको एग्जामिन भी किया जाता है। आर्टिकल जो 105 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फ्रीडम देता है जो मेंबर्स को कि वो अपने फ्रीडम का यूज़ करके पार्लियामेंट के अंदर जो अपने व्यू पॉइंट्स है वो रख सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। एंड इवन इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी पूछे जा सकते हैं यूजिंग दिस पावर। किसी भी प्रकार का प्रश्न और क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछा जा सकता है बाय द मेंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये रेलवे सेफ्टी के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं आज, आप कह सकते हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स आए हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। और आपको देखो हैबिट बनानी पड़ेगी ऐसे टॉपिक्स। ये वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स पे हम नहीं कार्य कर सकते। यूपीएससी के लिए हमें इस टाइप के जो कंटेंट है उसको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। हंसी मजाक ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि कंटेंट है वो ज़्यादा मैटर करता है और टाइम बाउंड मैनर में है। अब इसको मैं 2 घंटा भी सेशन नहीं खींच सकता। और जैसा मैंने आपको कहा कि पहले आई प्रिपेयर द सेशन, उसके बाद आई रिकॉर्ड द सेशन और फिर आप लोग के सामने सेशन आता है। तो आप लोग सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और यूपीएससी सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करें। अपने आंसर जो मैं देता हूँ आपको, क्वेश्चंस जो देता हूँ उसका आंसर लिख के पोस्ट करें, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। उसके लिए आकलन सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी है। प्रीलिम्स क्या एडवांस करंट अफेयर का जो टेस्ट सीरीज़ है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। तीसरा टेस्ट इस संडे को रात को 9 बजे होगा। चलो रेलवे सेफ्टी की बात कर लेते हैं। इसमें रेलवे सेफ्टी में कुछ पॉइंट्स जो है हाईलाइट किए गए। अभी जैसे एक एक्सीडेंट फिर हुआ है
अब इसमें कहा गया कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको हमें अपग्रेड करना है, टेली कम्युनिकेशन और जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी वर्क करना है। जैसे जो ट्रैक मैनेज करते हैं, सिग्नल को मैनेज करते हैं, वो किस बेसिस में रहते हैं। अब जैसे रेलवे के अंदर भी जैसे ये जो संस्थाएँ होती हैं या रेलवे की बात करें तो उसमें बहुत सारे लेवल पर मान लो लोग इनएफिशिएंट हैं, काम नहीं करते हैं, वेल ट्रेंड नहीं है, क्यों देखो नौकरी लग गई फिर क्या है उसके बाद फिर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब क्योंकि काम नहीं करेंगे तो इस सरकारी लेवल पे जब कोई पहुंच गया और काम नहीं कर रहे हैं और है ना, चल रहे हैं जैसा चल रहा है चलने दे रहे हैं। अब इसमें क्या है कि मान लो रेलवे ट्रैक या बहुत सारे सिग्नलिंग सिस्टम और इस सब में अगर सही से चीज़ें मैनेज नहीं होंगी तो फिर मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा एक प्रॉब्लम भी है। तो अब इसमें आपको एफिशिएंट लोगों की चाहिए। अब सरकारी तंत्र के माइंडसेट को चेंज करना तो इतना आसान नहीं है, फिर ऑप्शन प्राइवेटाइजेशन की तरफ बन जाता है। और प्राइवेटाइजेशन के भी कई लूपहोल्स हैं, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जो बहुत अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्राइवेट हर चीज़ अगर हम प्राइवेटाइज करेंगे तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन अब ह्यूमन रिसोर्स का माइंडसेट कैसे चेंज करें, जो रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं वो भी चैलेंज, वो भी एक बड़ा सोचने वाली बात बन जाती है। सो ये देखने वाली बात है। फिर यहाँ पे क्या सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको थोड़ा सा हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। अब इसमें वैकेंसी भी काफ़ी सारी वैकेंट है, ये भी कहा गया। एंड कई प्रकार के जैसे इंटरलॉकिंग, कई प्रकार के जैसे ना जो क्रॉसिंग गेट्स हैं, उसके बाद ट्रैक लेइंग एक्टिविटी जो है बाय ट्रैक मशीन्स के माध्यम से करना, जिससे ह्यूमन जो एरर है उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग करना, इंटरलॉकिंग होती है रेलवे ट्रैक्स के अंदर, ये भी है। प्रॉपर जो सिग्नल सिस्टम डेवलप करना, ये सब चीज़ें हैं जी, क्योंकि जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्व हो गए एरर के चांसेस होते हैं, तो कैसे ऑटोमेशन की तरफ हम जाए वो फोकस करना है, मशीनरी के माध्यम से उसको हम कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जो है फॉर द रिप्लेसमेंट रिन्यूएबल एंड अपग्रेडेशन ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी एसेट्स, ये जो कोष है या फंड आप कह सकते हो, तो इसका इस्तेमाल करके बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और स्टेप्स इस डायरेक्शन में भी लाना ज़रूरी बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एट द वेरी बेस्ट देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द, जो भी सीनियर रेलवे मैनेजमेंट है, डिविजनल लेवल की बात करें, उनको अकाउंटेबल करना ज़रूरी है। अब लोअर स्टाफ पे हर चीज़ नहीं डाल सकते हो, बड़े साहब लोग हैं जो उनको अकाउंटेबल करना भी बहुत मैटर करता है। इसके बाद ये भी कहा गया कि टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना, क्योंकि आज के समय में आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके माध्यम से आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो उन टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ करें ये देखना ज़रूरी है, और उसमें आपको जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो ज़रूरी। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के मान लो बड़ी पोजीशन में कोई जा रहा है या स्पेशलिस्ट पोजीशन पे जहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है वहाँ जा रहा है, तो अब बुढ़ापे में आप कोई टेक्नोलॉजिकल ज्ञान उनको दोगे तो इतना आसानी से चीज़ें नहीं आ पाएंगी, सिंपल सी बात है। तो कई जगह पे आपको ब्यूरोक्रेट्स भी चाहिए, कई जगह पे आपको टेक्नोक्रेट्स भी चाहिए। तो जहाँ पे टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है वहाँ पे उन्हें हमें लाना पड़ेगा, या फिर कुछ क्वालिफिकेशन का स्पेसिफिकेशन जो है वो हमें करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते हैं फिर उसका अपना चैलेंज है, क्योंकि देखो फाइनली तो ह्यूमन रिसोर्स ही है ना। अब समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अब सिग्नलिंग है क्या है कैसा है, हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये सब पढ़ के जो है हम पहुंच गए तो पहुंच तो गए, लेकिन अब वहाँ पे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की चर्चा हो रही है, अब वो हमारे ऊपर से जाएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। अब इस ह्यूमन एरर से अगर मान लो एक भी एक्सीडेंट होता है तो लॉस ऑफ लाइफ तो है ही ना। तो एक हमें देखना है कि जो इम्पॉर्टेंट जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा रहे, खासतौर से स्पेशलिस्ट रहे। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक टेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस अ केस ऑफ सर्कल्स इन रेड लिंक। अब देखो ये स्पेकुलेशन बेस्ड वीडियोस बहुत अधिक आएंगे, आर्टिकल्स बहुत अधिक आएंगे, बट यहाँ फिलहाल के लिए देखा जाए तो चर्चा करते हैं कई सारी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। टॉपिक ये एनवायरनमेंट कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम आप रख सकते हो क्लाइमेट फाइनेंस, एनवायरनमेंट कैटेगरी के अंदर नोट कर सकते हो क्लाइमेट फाइनेंस। इसका एक जो भी आई थिंक मीटिंग भी होनी है दुबई के अंदर शायद होनी है, तो उसमें आप नोट करके रखना, ठीक है। सो क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं ज़रूरी भी है। क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली क्या है कि जैसे क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए जो भी आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कर रहे हो तो उसके लिए जो पैसा डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना है वो क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर आता है। आर्टिकल 9 जो है पेरिस एग्रीमेंट का क्लाइमेट चेंज का, इसमें कहा गया है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्हें बाइनियल अपडेट रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है
कि अच्छा उन्होंने कितना पैसा दिया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड कितना उन्होंने मतलब अपना जो फाइनेंस है कितना प्रोवाइड किया, ये चीज़ पेरिस एग्रीमेंट साफ साफ कहता है। लेकिन ये लोग अपना कुछ भी इधर उधर दिखा के और बोल देंगे कि हमने इतना पैसा दिया, और जनरली जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। इवन कोपेनहेगन चेंज ऑफ कॉन्फ्रेंस 2009 का भी है, उसमें भी डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा कि वो लगभग $100 बिलियन पर ईयर इतना पैसा मोबिलाइज करेंगे, प्रोवाइड करेंगे बाय 2020। फिर डेवलप कंट्रीज़ की अगर बात करें, इवन पेरिस एग्रीमेंट में तो लगभग $100 बिलियन थ्रू 2025 ये मोबिलाइज किया जाएगा। एंड है ना, बिफोर अ न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल NCGC फ्रॉम फ्लोर ऑफ 100 बिलियन पर ईयर इज टू बी सेट एट द एंड ऑफ 2024। तो यहाँ पे कहा गया कि जब तक मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि चाहे वो कोपेनहेगन वाला चेंज कॉन्फ्रेंस हो या पेरिस एग्रीमेंट हो या फिर नए कलेक्टिव गोल्स जो डिफाइन करना, उसमें ये चीज़ कही गई है कि आपको लगभग $100 बिलियन पर ईयर प्रोवाइड करना है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को खास तौर से ये प्रोवाइड करना है। जो 26th यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग ग्लासगो के अंदर हुई थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ग्लासगो के अंदर हुई थी 2021 में, यहाँ भी डेवलप कंट्रीज़ ने विथ डीप रिग्रेट कहा कि बीइंग एबल टू मोबिलाइज ओनली 79.6 बिलियन। तो बोल दिया हमने इतना ही कर पाए, हम प्रयास तो हमने पूरा किया बट हमारे बस का नहीं था। सो पेरिस एग्रीमेंट में भी पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है कि यू हैव अ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसमें NDCs क्या है कि हर देश अपना एक टारगेट सेट करता है कि हम इतना इतना कम रिड्यूस करेंगे, तो उसे हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। एंटायर NDCs के अगर रखा जाए और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को रखा जाए तो ये लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो गोल है उसको अचीव करना है। मतलब कि कार्बन एमिशन आपको बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर है दैट शुड नॉट इंक्रीज बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर उसके अपने ही कमियां और रिपरकशन है। सो अमाउंट जो है लगभग 6 ट्रिलियन तक ज़रूरत पड़ेगी। मतलब बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर खर्चा करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ये सब, तो इसमें लगभग आपका $6 ट्रिलियन की खर्चा आपका होगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो फाइनेंशियल नीड है ये लगभग आपका 2015 से 30 है तक देखा जाए तो 206 बिलियन और 834 बिलियन है रेस्पेक्टिवली। एडाप्टेशन के लिए $206 बिलियन, और मिटिगेशन, एडाप्टेशन का मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं उसमें हम अपने आप को कैसे ढाल रहे हैं, और मिटिगेशन का मतलब स्टेप हम ले रहे हैं जिसके माध्यम से क्लाइमेट चेंज आपका रिड्यूस होना। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स जो की अगर बात करें तो वो हो रहा है कि हम जो पुराने सिस्टम है, जैसे मान लो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ हम जा रहे हैं, कार्बन जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ हमें जाना है, कार्बन का एमिशन ना हो, क्लीनर एनर्जी सिस्टम की तरफ हम जाएं, ये सब पर हमें फोकस करना है। तो इसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चाहे अडॉप्शन और मिटिगेशन, उसके लिए हमें इतने पैसों की जरूरत है। आप अपने डेटा डायरी के अंदर इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। एडिशनली इंडिया ने कहा कि अगर उसे ट्रांजिशन करना है, लगभग 3.6 मिलियन पीपल इन 59 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लो जैसे इनडायरेक्ट जॉब्स, मतलब जॉब का लॉस होगा, फॉसिल फ्यूल जो है, जो पेट्रोल डीजल पे है आप कह सकते हैं, उस पर जो डिपेंडेंसी है उसमें चेंजेस आपके आएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल से हम रिन्यूएबल की तरफ आप जा रहे हैं, हम अगर जाएंगे तो इससे आपकी जो कोल माइनिंग पावर सेक्टर ये अफेक्ट होगा। तो इसके लिए भी फिर हमें एक सर्टेन अमाउंट की ज़रूरत फिर पड़ेगी। ऑल्दो देयर इज़ एग्रीड अप्रोच अमंग डेवलप्ड कंट्रीज़ की मतलब एग्रीड नहीं है कि सपोज करो उनका गोल क्या है कि दे शुड प्रोवाइड द मनी, दे शुड प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी के माध्यम प्रोवाइड करना, जो आप कह सकते हैं कि जो पैसा प्रोवाइड करना इन सब पर्पस के लिए। तो उसके लिए क्या है कि एक सर्टेन लेवल पे सब साथ में काम करके और पैसा प्रोवाइड करना, लेकिन उसके लिए अगर देखा जाए कि किस तरीके से वो बर्डन जो है वो शेयर किया जाए, इसमें एक क्लैरिटी नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, खास तौर से देखा जाए। कई जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये GEF क्रिएट किया गया था, तो इसमें भी क्या है कि ये एक फंडिंग है। जैसे बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं तो GEF के माध्यम से फंडिंग किया जाए। तो अर्थ समिट के अंदर इस फंडिंग को क्रिएट भी किया गया। तो खास तौर से GEF के माध्यम से आप कह सकते हैं, GEF के माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज़
डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा प्रोवाइड किया जा सकता है। सिमिलरली आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड भी क्रिएट किया गया बाय द डेवलपिंग कंट्रीज़, जिससे कि फाइनेंस को मोबिलाइज किया जा सके। लाइक $100 बिलियन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू स्विच ओवर टू लो एमिशन एंड क्लाइमेट रिजिलेंट डेवलपमेंट पाथ। इट मीन्स कि एमिशन ऐसी डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि जो एमिशन हो वो कम से कम हो और इम्पैक्ट जो हो क्लाइमेट पे वो ज़्यादा ना हो, इस प्रकार का डेवलपमेंट मॉडल लाया जाए। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये फंड इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है या फिर आपका जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, GEF जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आज। अगेन ये क्वेश्चन देख लो, इथिक्स कमिटी एंड प्रिविलेज कमिटी में हैव ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन बट नॉट ऑलवेज एग्जामिन करना। 10 नंबर पे लिखना है, लिख के आप सेंड करें। पहले आप सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को ज्वाइन करें, आकलन सीरीज़। अब इसका प्राइस मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो डेली आंसर जो है चेक आपके होंगे वो आप लोग अपना आंसर सेंड करते हैं तो उसको वो इवेलुएशन भी हो रहा है। तो कोशिश करें लिखें और अपना आंसर इवेलुएट कराएं। ये टेस्ट पेपर का भी हिस्सा बने, 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट जरूर से दें। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो है एडवांस करंट अफेयर्स का, इसका हिस्सा आप जरूर से बने। इसका प्राइस 499 है, 50 टेस्ट है, तो 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट आपका होगा। आप एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करो, यू विल अंडरस्टैंड कि किस प्रकार के कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से प्रश्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फ्रेम होते हैं। ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू।